ये जो आज का जो क्लास है वो इनफैक्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो मैं पिछले क्लास में स्टार्ट किया था उसी के कंटिन्यूटी का क्लास है। इनफैक्ट हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के स्टार्टिंग में एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था जिसको हम लोगों ने कहा था लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और लाइन इंटीग्रल ऑफ फील्ड के हेल्प से हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया था, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के हेल्प से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया था। और फिर हम लोगों ने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी पढ़ा था। आज फर्दर उसी टॉपिक को प्रोसीड कर रहे हैं जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स को कवर करेंगे। साथ ही वहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के अलावा अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस हो या कन्फ्यूजन ऑफ चार्जेस हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाला जाए उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोगों का आएगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जी के बारे में पढ़ेंगे। और लास्टली हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल तक पहुंचेंगे। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू शेल तक ना भी पहुंच पाए तो अगला जो टॉपिक होगा अगले एक क्लास के बाद वो प्योरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू शेल का ही होगा। तो शुरुआत करते हैं। कल हम लोग निकाल चुके थे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। अगर कोई चार्ज Q है और उसके r डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट है मान ली B, और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना चाहें तो कल हम लोग लिख चुके थे V इज इक्वल टू व्हाट, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r, ये लिख चुके थे। आज इसके बारे में आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स बताना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो है, लिखें पॉइंट नंबर 1। क्या पहली बात तो ये है कि जो भी हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया है ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज 0। तो लिख सकते हैं दिस पॉइंट नंबर 1, दिस एक्सप्रेशन हैज बीन डिराइव्ड assuming the electric potential at infinity to be 0, राइट। तो यहाँ पे आपका अगर आप वैसे भी अगर आप इन्फिनिटी रख दें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आ जाएगा, 0। अब सवाल ये उठता है कि किसी चीज़ को मेंशन करने की क्या जरूरत पड़ेगी। इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो अपने आप में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है जिसमें से इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी पे है और उसको हम 0 ले रहे हैं। लेकिन अगर मान लें उस पॉइंट पे यानी कि इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को 0 ना ले तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा तो आपका उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बदलेगा। जैसे कैसे, से फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लें इनिशियल पॉइंट A इन्फिनिटी पे था, वहां का पोटेंशियल 0, और पॉइंट B पे हमने VB मान लिया तो VB माइनस VA इज इक्वल टू 0, और चूंकि VA 0 है इसको ऐसे समझिए VB माइनस VA इज इक्वल टू 0, और सॉरी ये VB माइनस VA पोटेंशियल डिफरेंस था। अब इसको अगर मैं लिख दूं VB माइनस 0 तो इट विल बी सिंपली व्हाट, VB। यानी कि अगर ये कैसे आए, यानी कि अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो VB इज इक्वल टू व्हाट, VB इज इक्वल टू 0 प्लस VA, तब जाके ये एक मिनट क्या VB माइनस VA इज इक्वल टू VB माइनस 0। तो यहाँ पे आपने A को 0 मान लिया तब तो VB आया ना। अगर मैं इन्फिनिटी पे कोई वैल्यू मान लेता हूँ, अगर मैं कोई इन्फिनिटी पे कोई वैल्यू मान लेता हूँ से फॉर एग्जाम्पल V, तो क्या होगा, तो उस केस में मुझे लिखना पड़ेगा VB माइनस V इज इक्वल टू VB। VB माइनस V इज इक्वल टू कुछ इसका वैल्यू आएगा, VB माइनस V इसका कुछ वैल्यू आएगा। जैसे कैसे, क्या कहना चाहते हैं आप समझे पहले। जैसे मैंने माना कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे VB माइनस VA ये यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस VA। अब अगर मैं यहाँ पे VA को लिख दूं 0 तो VB विल बी इक्वल टू V, राइट। और अगर मैं यहां पर लेट अस से दैट VA इज
इक्वल टू वी डैश, तो उस केस में VB इज इक्वल टू क्या मिलेगा, V प्लस वी डैश मिलेगा। ये फर्क पड़ा? कहना ये चाहते हैं क्या, दोबारा इस बात को ढंग से सुने समझे, मैंने ये कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, वो क्या था, वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ विच इनिशियल पॉइंट वाज एट इंफिनिटी। और फिर मैंने ये भी कहा कि जो हमने फॉर्मूला लिखा है हम ये मान के चल रहे हैं कि उस इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो है। तो ऐसे में VB माइनस V को अगर मैं V लिखा है, मान लें यहाँ पे फिलहाल ये V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें अगर मैं VA को जीरो कर दूं तो VB इज इक्वल टू V, राइट। अब फिर फर्दर अगर मान लें मैं VA को V डैश मान लूं, यानी कि इंफिनिटी पे जो पॉइंट A था उसको मैं अगर वहां पे पोटेंशियल को जीरो ना लूं तो VB इज इक्वल टू V प्लस V डैश होता है, राइट। एक्चुअली है क्या, आप जब HC वर्मा या कुछ इस तरह की बुक्स को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे एक आध क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पे आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है और अलग अलग कंडीशंस में निकालना है। जैसे वैसे हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर होगा, वहाँ पे कई बार क्या दिया रहता है कि अज्यूम द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी इतना, फाइंड द पोटेंशियल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि वहाँ पे इंफिनिटी पे जीरो नहीं ले रहा। या फिर कई जगह पे लिखता है अज्यूम द पोटेंशियल एट ओरिजिन टू बी जीरो and then find the potential at infinity। तो उस तरह की क्वेश्चंस में आपको इस कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा, क्या, वन हैज टू कीप इन माइंड जो हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव किया है उसमें ये मान के चले हैं कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो है, और इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो नहीं लेंगे, किसी और पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना होगा तो पोटेंशियल जीरो बदलेगा। जैसे कि इस केस में बदल रहा है, यहाँ पे था ये V और जब आपने इंफिनिटी पे मान दिया V डैश तो B पे क्या बन गया, V प्लस V डैश। फिर इसमें दूसरा जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आता है वो ये आता है कि जब आप पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज लिखते हैं तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज टोटली डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, दैट इज स्मॉल r, राइट। अब ऐसे में अगर आप उस पॉइंट चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पे चारों तरफ किसी भी तरफ चले जाएं, यू विल गेट द सेम पोटेंशियल, यू विल गेट द सेम पोटेंशियल। दैट मींस पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल है इट हैज स्फेरिकल सिमेट्री, इट हैज स्फेरिकल सिमेट्री। हाउ कम? लाइक दिस, if you assume a point charge and if you go at a distance r here or in this direction or in this direction, everywhere you will get the potential of same expression. So you can say that what potential due to a point charge has a spherical symmetry, right? Then जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये कि even though we have derived this formula assuming the charge to be positive, but this formula holds good for positive charge as well as negative charge. What? Even though we have got this expression or we have derived this formula assuming the given charge, given the source charge or given charge to be positive, this formula holds good for what? Positive and negative both the charges. However, once we draw the distance, once we draw the graph for potential and distance, तब क्या होगा? यानी जो आपसे कहना चाहते हैं कि हमने कल जो देखा था वो सोर्स चार्ज या जो भी गिवन चार्ज था जिसका पोटेंशियल निकालना चाहते थे उसको हमने पॉजिटिव लिया था, लेकिन अगर मान लें अगर ये जो फॉर्मूला है ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों के लिए अप्लाई होता है। सो आप तीसरा पॉइंट अभी भी लिख सकते हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि इवन दो द फॉर्मूला व्हिच वी डिराइव्ड वाज फॉर पॉजिटिव चार्ज, द फॉर्मूला होल्ड्स गुड फॉर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव बोथ द चार्जेस। Then further, फिर क्या आता है? फिर ये आता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ फॉर अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ फॉर अ पॉइंट चार्ज। तो उसमें क्या कर पाएंगे, ये आपके पास पोटेंशियल है, ये आपके पास डिस्टेंस है, इट इज फॉर q ग्रेटर देन 0, कुछ ऐसा है। और फिर ये ऐसा है, इट विल बी समवॉट लाइक दिस। क्यों? क्योंकि यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव।
एक बात है क्या कि as you approach the charge, you know that V is equal to Q upon 4 pi epsilon r. So as you approach the charge, that means as you keep on decreasing the distance, potential will keep on increasing. For positive charge, it will increase with positive sign, and for negative charge, it will increase with negative sign. इसी से मिलता जुलता हमारा अगला पॉइंट भी है। क्या अगला पॉइंट है? अगला पॉइंट ये है कि फॉर पॉजिटिव चार्ज इवन दो पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट फॉर पॉजिटिव चार्ज वी राइट पोटेंशियल एज V is equal to Q upon 4 pi epsilon r, and for negative charge we write V is equal to minus Q upon 4 pi epsilon r. But having the plus or minus sign over here, it does not confirm or it does not assure you that potential is a vector quantity. Potential is always a scalar quantity. जानते हैं क्या पोटेंशियल को डिफाइन पीछे करके आ रहे हैं? क्या डिफाइन करके आ रहे हैं? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो जहां वर्क डन की बात आ गई तो वर्क डन भी स्केलर है और चार्ज भी स्केलर है, तो ये जो क्वांटिटी है वो स्केलर ही रहेगा। ये बात अलग है कि प्लस चार्ज के लिए हम पॉजिटिव में लिखते हैं और माइनस चार्ज के लिए नेगेटिव में लिखते हैं। देन तो ये सारी बात हुई किसके लिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के। अब यहां पे आते हैं क्या, अगर देखें एक बल्कि आप हेडिंग डाल दें, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके लिए पहले आप एक फिगर बनाएं। क्या हेडिंग था? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक्चुअली जो हमने हेडिंग डाला हुआ है वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज देयर? पहले तो ये समझे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो उसमें पहला पॉइंट में लिखे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेट्स दैट इन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस. In a system of charges at a particular point the electric field will be the vector sum of electric field due to different charges. ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन. So far as principle of superposition of electric potential is concerned, तो आप पहले स्टेटमेंट लिखें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. वैसे मैंने शॉर्ट में बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोले. तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज व्हाट इज सिंपल व्हाट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस. In a system of charges, electric potential at a point is sum of algebraic sum of electric potential due to different charges. यानी कि किसी कोई हम सिस्टम ऑफ चार्ज लें या कोई कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज लें और उस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो सारे चार्जेस के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो सम होगा. इसमें हमने टू चार्ज सिस्टम को लेके एक एक्सप्रेशन निकाला है. अब देखें व्हाट वी हैव डन. आप लिख सकते हैं वी हैव कंसीडर्ड टू चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड वी हैव कंसीडर्ड अ पॉइंट P at a distance r1 from Q1 and at a distance r2 from Q2. And at this point P, electric field due to Q1 is E1 and due to Q2 is E2. If you want to find out the resultant electric field, that will be simply a vector sum. You find it out here. क्या ये रहा E1, ये रहा E2, पैराग्राम को पूरा किया और रिजल्टेंट फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया. अब क्या है? अब यहाँ पर आप देखें क्या अगर हम कोई छोटा सा पाथ ले लें AB इक्वल्स टू DL, एलिमेंट्री पाथ ले लें, तो उस एलिमेंट्री पाथ के हिसाब से वेक्टर E इक्वल टू E1 प्लस E2 तो रिजल्टेंट होगा ही होगा. अब क्या करते हैं? इफ वी वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स B एंड A, अगर आप दो पॉइंट्स के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस को निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? VB माइनस V, और इसको क्या लिखना पड़ेगा? माइनस E डॉट DL, माइनस E डॉट DL. और जब आप इसको माइनस E डॉट DL लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस और वेक्टर सम के हिसाब से E1 प्लस E2 डॉट DL. फिर यहाँ पे E1 डॉट DL A से लेके B तक और A डॉट DL A से लेके B तक. क्यों? याद करें कल हमने पढ़ा था क्या कि जो लाइन इंटीग्रल वेक्टर फील्ड था दैट वाज अ वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, लेट अस से A and B, and electrostatic potential difference was what? Negative of line integral vector field. And that was work done by a test charge in moving the test charge from point A to point B against the electric field. तो उसको हमने इधर से लिखा. ये आ गया आपका VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस E डॉट DL और ये यहाँ पे E2 रह गया. यानी कि फाइनली आप क्या कर सकते हैं? फाइनली आप कर ये सकते हैं कि आप लिख सकते हैं व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स will be the sum of electrostatic potential difference due to individual charges in the system of charges. और यहाँ पे वैसे सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या ले रहे हैं? टू चार्ज सिस्टम ले रहे हैं, राइट. अब देखें अगर मैं यहाँ पे VU को इन्फिनिटी कर दूं जैसा कि कल हम लोग कर रहे थे और VB को V मान लें और सबस्क्रिप्ट्स को ड्रॉप कर दें, यानी कि जैसे R2 या R1 को आप ड्रॉप कर दें तो सीधा सीधा क्या बनेगा? सीधा सीधा पॉइंट P पे सीधा पॉइंट P पे जो Q1 का पोटेंशियल है और सीधे और पॉइंट B पे जो Q2 का पोटेंशियल है उसको हमको लिखना पड़ेगा और सीधा सीधा उसको ऐड अप कर पाएंगे, इसको ऐड अप कर पाएंगे. यानी कि आप कह सकते हैं क्या रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट P, रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू V1 प्लस V2, where V1 is the potential due to charge Q1 and V2 is the potential due to charge Q2. फिर लिखें नया हेडिंग लिखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. इसमें भी हम एग्जांपल लेके चलते हैं. जैसे हमने कोई पॉइंट P लिया और यहाँ पे हमने कोई Q1 चार्ज लिया, ये रहा R1, कोई Q2 लिया,
ये रहा R2, Q3 लिया, ये रहा R3, Q4 लिया, ये रहा R4. So what we have considered? We have considered a point P which is at a distance what? Q1 which is at a distance R1 from Q1, R2 from Q2, R3 from Q3 and R4 from Q4. और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ध्यान में रखते हुए लिखें, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन V is equal to what? V1 plus V2 plus V3 plus V4. V is equal to what we can have? 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R1, 1 by 4 pi epsilon naught Q2 by R2, 1 by 4 pi epsilon naught Q3 by R3, 1 upon 4 pi epsilon naught Q4 by R4. अगर हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस द टोटल पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट V, total potential at a point P will be given by this. V is equal to summation of, आप 1 by 4 pi epsilon कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे QI by RI ले सकते हैं, I is equal to 1 ले सकते हैं, I is equal to M ले सकते हैं. राइट, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहिए, सिंपल समेशन है 1 by 4 pi epsilon Q1 by R1, 1 by 4 pi epsilon Q2 by R2. राइट, और ये एक लिखने का एक तरीके से प्रोसेस है लिखने का. सॉल्व करने का तरीका यही है कि अगर आपके पास सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो सिंपल स्केलर क्वांटिटी है, कुछ करना नहीं है, सीधा अलजेब्रिक सम कर दीजिए. यहाँ पे आपको छोटा सा टॉपिक बता रहे हैं जो मेन उसका जो केमिकल से कि उस तरह का जो क्वेश्चंस है, कई बार बोर्ड लेवल पे छोटे छोटे क्वेश्चन में भी आ सकता है और नेट वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन का ज्यादा डिमांड है, आता है इस तरह का. क्या वो क्वेश्चन है, क्या टॉपिक है, पहले लिख लें. कोलेसिंग, COALESCING, कोलेसिंग द चार्ज ड्रॉपलेट्स. क्या चार्ज ड्रॉपलेट्स को कंबाइन करने पे, तो चार्ज ड्रॉपलेट्स को कंबाइन करने पे क्या होता है, तो चार्ज ड्रॉपलेट्स को कंबाइन करने पे पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा और सरफेस चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा. राइट, तो इसको पहले लिखें. We consider small n number of of droplets having charge small q. कोलेस क्या बोलते हैं, तो कोलेस में क्या मिलाना, कंबाइन करना है ना, तो COALESCE कोलेस, तो उसका कोलेसिंग ऑफ चार्ज ड्रॉपलेट्स. तो क्या किया है, वी हैव कंसीडर्ड स्मॉल n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स हैविंग चार्ज q, राइट, एंड लेट द रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट बी स्मॉलर. अब क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले अगर स्मॉल वाले का पोटेंशियल निकालें तो क्या आएगा, Q/4 pi epsilon स्मॉलर, ये आएगा. नाउ व्हाट वी डू, अगर n ड्रॉपलेट्स को कंबाइन करें टू फॉर्म ए लार्जर ड्रॉप, तो सबका वॉल्यूम जोड़ के एक बड़े ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर आएगा और इसकी वजह से यहां पे क्या आ जाएगा, R is equal to n⁻³ into small r. ये आ जाए. अब आप देखिए 2-3 पॉइंट्स, बहुत छोटा पॉइंट्स हैं और ये छोटे जो पॉइंट्स हैं इनफैक्ट बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कवर करता है और जैसे कि मैंने कहा कि नीट वगैरह एग्जाम में इस टाइप का आता है. तो अब देखिए इसमें अगर आप बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल निकालें, V इससे मेरा मतलब पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप और ड्रॉपलेट्स पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉपलेट्स और B से मतलब पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, टोटल चार्ज जो आपके पास आया कितना आया, n3. n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स को कंबाइन कर रहे हैं और जहां तक सवाल है इसका तो 4 pi epsilon naught और यहाँ पे आपको r लिखना पड़ेगा और n³ और यहाँ पे आएगा 4 pi epsilon naught n⁻⁴ into small r.
अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड दैट VB इज इक्वल टू n टू द पावर 2/3 इंटू VS। तो ये बड़े ड्रॉप के ऊपर जो पोटेंशियल आएगा वो इतना आएगा। ये V ऐसे VS है ना। फिर जहां तक सवाल है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो E इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान रहे यहाँ पे जब तक मीडियम मेंशन ना हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन ले रहे हैं, लेकिन आमतौर पे वी यूजुअली कंबाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो अगर आपको जैसा भी दिया, अगर वाटर दिया है तो आपको फिर एप्सिलॉन नहीं लेना पड़ेगा, आपको वाटर का परमिटिविटी लेना पड़ेगा। तो ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट NQ बाई R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस की बात कर रहे हैं। जो भी हम यहाँ पे जो डेरिवेशंस कर रहे हैं, चाहे वो पोटेंशियल का कर रहे हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का कर रहा हूँ, दैट वी आर कंसीडरिंग ऑन द सरफेस। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर आपका, आप देखिए यहाँ पे E इज इक्वल टू व्हाट, अब यहाँ पे NQ अपॉन और यहाँ पे R स्क्वायर में क्या जाएगा, R स्क्वायर में यहाँ पे n टू पावर 2/3 R स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट व्हाट, ये बिगर ड्रॉप का इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑन द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ बिगर ड्रॉप। ये क्या आएगा n टू पावर 1/3 ES। Then we come to what, surface charge density। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे आते हैं। जहां तक सवाल है सरफेस चार्ज डेंसिटी का, तो आप जानते हैं क्या, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। ये स्मॉलर ड्रॉप का सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। गॉस थ्योरम इस टर्म को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब क्या है यहां पर अगर देखें तो बड़े ड्रॉप का अगर सरफेस चार्ज देखेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा NQ अपॉन 4 पाई और यहां पे R स्क्वायर। NQ अपॉन 4 पाई और R का वैल्यू हम ऑलरेडी ले चुके हैं, n टू पावर 1/3। R इज इक्वल टू n टू पावर 1/3 इनटू स्मॉल r, तो यहां पे n टू पावर 2/3 स्मॉल r स्क्वायर। यानी कि बड़े ड्रॉप का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट विल बी इक्वल टू n टू पावर 1/3 इनटू सिग्मा s। ये बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स है जो बोर्ड लेवल्स और मिड लेवल को कवर करता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि जेईई वगैरह पे इस तरह का आता है, जेईई का लेवल थोड़ा सा तो ऊंचा रहता ही है, लेकिन फिर भी अगर कभी कल को आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल पॉइंट है। Then we come to next again, relation between electric field and electric potential। Relation between electric field and electric potential, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कैसे आप देखें, जैसे हमने कोई चार्ज Q लिया, राइट, और यहां पे कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ऑब्वियसली यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इधर होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, राइट। और अगर मान लें हम कोई छोटा सा पाथ ले रहे हैं dl, दैट इज PQ, PQ छोटा सा पाथ ले रहे हैं dl, और किसी टेस्ट चार्ज को वी आर ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी, और यहां पर कोई पॉइंट B ले लेते हैं जो r डिस्टेंस पे है, और इस तरफ आपका dl बढ़ रहा है और इस तरफ आपका dr बढ़ रहा है। कैसे?
अब देखें dr 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 करते हुए आप आगे चले जाएंगे तो r बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे आप dl 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 बढ़ाते चले जाएंगे तो आपका ये q को अप्रोच करेंगे। थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लें। इन द गिवन फिगर देयर इज चार्ज स्मॉल q, देयर इज अ पॉइंट b एट दिस स्मॉल r, right? Then what we have considered that we have considered a test charge being taken from infinity, a test charge being taken from infinity to point B, right? अब क्या करना है? अब ऐसे में अब देखें यहां पर अगर आप वर्क डन करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? वर्क डन के लिए सबसे पहले dw is equal to what? f dot dl, फिर क्या आएगा? माइनस q नॉट e डॉट dl, फिर क्या आएगा? माइनस q नॉट e dl cos 180, फिर क्या आएगा? q नॉट e dl, फिर क्या आएगा? dl के लिए क्या आ जाएगा? माइनस dr, तो dw इज इक्वल टू व्हाट? क्या आएगा? dw इज इक्वल टू माइनस q नॉट e dr आएगा, फिर जब dw बाई q नॉट इज इक्वल टू dv आएगा, इज इक्वल टू माइनस e dr आएगा, या इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr। राइट? वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, एक बहुत ही जबरदस्त रिलेशन है ये। क्या वी कैन फाइंड, कैसे कैसे दोबारा सुन लें। अगर मान लें पॉइंट पी पे अगर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को रखें तो ऑब्वियसली उस क्यू नॉट को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमको जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो अगेंस्ट द चार्ज, अगेंस्ट द फोर्स लेवल पे चार्ज क्यू लगाना पड़ेगा। यानी कि उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा कौन सा लगाना पड़ेगा? माइनस क्यू नॉट लगाना पड़ेगा, माइनस क्यू नॉट ई, राइट? और अगर माइनस क्यू नॉट यहाँ पे लगा देते हैं तो क्या आएगा? ऐसे में अब dw जब निकालेंगे तो क्या है? f डॉट dl, f को रिप्लेस कर दिया माइनस क्यू नॉट से, माइनस क्यू नॉट ई से, फिर क्या हुआ? एंगल कितने का बन रहा है? 180 का, तो माइनस क्यू नॉट ई dl cos 180 बना। अब ऐसे आ रहे हैं, dr इधर बढ़ रहा है तो आप ले सकते हैं क्या है? यहाँ पे नोट करके ले सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ dl इज अपोजिट टू द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ dr, डायरेक्शन ऑफ dl इज अपोजिट टू द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ dr। सो dw इज इक्वल टू व्हाट? q नॉट e dl था, और इस वजह से जो मैंने भी आपको पॉइंट बताया dl को माइनस dr लिखा, dw इज इक्वल टू माइनस q नॉट e dr, dw by q नॉट, w by q नॉट को अगर आप v बोल सकते हैं तो dw by q नॉट को क्या बोल सकते हैं? dv। अगर w by q नॉट को अगर आप v बोल सकते हैं तो dw by q नॉट को क्या बोल सकते हैं? dv बोल सकते हैं। ऐसे में dv इज इक्वल टू क्या बना? माइनस e dr, और e इज इक्वल टू माइनस dv by dr। इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस। इसके ऊपर आगे जब लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इस फॉर्मूले का यूज है। साथ में इसके ऊपर एच.सी. वर्मा जैसी बुक्स में कुछ बढ़िया न्यूमेरिकल्स भी हैं, और वैसे ही हमको रिलेशन जानना चाहिए। क्या लिखा है? E इज इक्वल टू माइनस dv by dr, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट्स, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट्स। जिस तरीके से 11th क्लास में पढ़ते थे ग्रेविटेशनल फील्ड इज नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट्स। लाइकवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, E इज इक्वल टू माइनस dv by dr। कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से अगर इसको समझना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस दिया हो और अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो आप पोटेंशियल को डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में या पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे विद माइनस साइन, तो यू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी का एक रिजल्ट है क्या? अब देखिए पोटेंशियल का यूनिट क्या हुआ? वोल्ट, और डिस्टेंस का यूनिट क्या हुआ? मीटर। तो इसके बिहाफ पे आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दूसरा यूनिट है, जो कि हम पहले पढ़ चुके थे न्यूटन पर कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा जो यूनिट है दैट इज व्हाट? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दूसरा यूनिट है
दैट इज वोल्ट पर मीटर। इतना ही नहीं है, जब हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल शेल के बारे में, स्फेरिकल शेल के पोटेंशियल के बारे में, आप जानते हैं पीछे हम लोग पढ़ के आ चुके हैं उसमें गॉस थ्योरम में कि जो स्फेरिकल शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब क्या हुआ, अगर E इक्वल टू माइनस dV/dr है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर रहे हैं, उसका मतलब उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है स्फेरिकल शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पे इट विल बी ऑलवेज द सेम, दैट मींस इट विल बी कांस्टेंट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल इज जीरो, और इसका एक रिजल्ट है यहाँ से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप जीरो रखते हैं तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक जो आपका शेल है उस शेल के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सेम रहेगा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द शेल, इनसाइड द चार्ज शेल, यू कैन से इनसाइड द चार्ज शेल से मतलब हॉलो स्फेरिकल शेल जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, वैसे आगे आपको डिटेल में लिखवाएंगे भी क्या पढ़े थे हम लोग गॉस थ्योरम में, हॉलो स्फेरिकल शेल या शेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पढ़े थे, और इस रिलेशन से यू कैन कंफर्म इट दैट डिफरेंट पॉइंट्स इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम। तो ये आपका रिलेशन आया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। अब हेडिंग डाल लें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखें ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपने हेडिंग जो हमने भी हेडिंग डाला है, इसको हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। उसमें से पहला कॉन्टेक्स्ट जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द कॉन्फिगरेशन ऑफ चार्जेस और फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो इसके आप ब्रैकेट में लिख लें, फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस, फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस अगर निकालें या कहें तो क्या कह सकते हैं, तो कह सकते हैं कि आप पहले तो इसको डिफाइन कर लें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज द वर्क डन इन मूविंग दोज चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पॉइंट्स। व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी for the system of charges or for the configuration of charges is the work done in moving those charges from infinity to their respective points, और इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। तो लिखें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस।
देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे कोई चार्ज Q1 है, इस Q1 की फील्ड में r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट A है और वहाँ पे हम किसी चार्ज Q2 को लेके आना चाहते हैं, चार्ज Q2 को लेके आना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन। और ये चार्ज Q2 कहाँ से लाया जा रहा है, इन्फिनिटी से लाया जा रहा है। तो क्या करना पड़ा, यहाँ पर जब आप इस वर्क डन को निकालेंगे तो हमने क्या किया है, x डिस्टेंस पे हमने कोई पॉइंट P लिया है, x डिस्टेंस पे हमने कोई पॉइंट P लिया है और ये x डिस्टेंस पे पॉइंट P हमने लिया है, यहाँ P से Q तक स्मॉलर डिस्टेंस dx के थ्रू चार्ज Q2 को मूव कराना चाहता है, चार्ज Q2 को मूव कराना चाहता है, राइट। अब जब इस चार्ज Q2 को अगर आप मूव कराएंगे तो आपको वर्क डन निकालना पड़ेगा, और जब यहाँ पे आप वर्क डन निकालेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सबसे पहले dw = f डॉट dx, और यहाँ पे जब f डॉट dx लिखेंगे तो ये आपके पास, और साथ में ये एंगल कितने का बना, 180 का, तो dw = f dx cos 180 और dw - f dx। अब क्या करना है, अब यहाँ पे आपको देखें तो dw = what, माइनस f की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में यहाँ पे q/x² dx। अगर आप टोटल वर्क डन चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इस dw को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे q था, ये था x - 2, ऊपर चला गया, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके r तक, और ये जो आएगा, इनफैक्ट यू कैन हैव दिस, आप यहाँ पे लिख सकते हैं इन्फिनिटी टू a। तो ऐसे में ये जो आएगा क्या, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, और यहाँ पे आएगा ये क्या, अब करके देखिए, पावर में ऐड करेंगे, पहले भी कर चुके हैं, उसे डिवाइड करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/x, कैसे, x⁻² + 1/-1, तो ये माइनस 1/x हो गया आपका, इन्फिनिटी से लेके r तक, w ∞ a = what, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। अब क्या करना है, माइनस प्लस कर गया, वैसे माइनस को बाहर निकाल दिया, तो 1/r माइनस 1/∞, इट मींस व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चीज और यहाँ पे, ये जो फोर्स था Q1 Q2 था, थोड़ा सा सही कर लें, Q1 Q2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2, ये क्या मिला आपको, Q1 Q2/r। आखिर जो फोर्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, Q1 Q2 का फोर्स निकाल रहे हैं ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/x² dx, राइट। और यहाँ पे फिर ये जो टर्म था उसको इंटीग्रेट करना पड़ा, इन्फिनिटी से लेके r तक, फिर क्या हुआ, पावर में ऐड करके उससे डिवाइड, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट। तो ये आपके पास वर्क डन आया, क्या, कौन सा वर्क डन, अगर आप चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं चार्ज Q1 की फील्ड में, तो दिस इज द वर्क डन, राइट। अब आते हैं उस डेफिनेशन पे, क्या डेफिनेशन था, डेफिनेशन ये था, वैसे आप इसका थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लें, नीचे भी ऐसे बोला ही है लेकिन फिर भी आप लिख सकते हैं, वी हैव कंसीडर्ड अ चार्ज Q1, we have brought a charge Q2 from infinity to a point A which is at a distance small r in the field of Q1. We consider a point P at a distance x. We consider point P at a distance x and move the charge Q2 through a distance dx. To calculate the total work done, we have assumed the small work done dw for the path dx. Having done this, we have integrated this work done to get the total work done, and the limits we have selected on the right is from infinity to r.
ये तो हो गई बात किसकी, Q1 की फील्ड में Q2 को लेके आए और आपको कितना काम करना पड़ा, कितना काम करना पड़ा। अब हम आते हैं अपने डेफिनेशन पे। ये Q1 की फील्ड में लेके आए Q2 को, तो ये जो आपको वर्क डन करना पड़ा, ये जो वर्क डन करना पड़ा, यही वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जी के फॉर्म में रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जी के फॉर्म में रहता है, समझे। यानी कि यू कैन हैव U इज इक्वल टू व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 by R। इसके आगे ले सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस विद द सेपरेशन ऑफ स्मॉल r, विद सेपरेशन ऑफ स्मॉल r। अब यहां पे एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है, क्या आता है देखें। अब इसको यू कैन फाइंड व्हाट U upon Q2 राइट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 by R, and this is equal to what, V। You can say electrostatic potential energy per unit charge is numerically equal to electric potential। Electrostatic potential energy per unit charge is numerically equal to electric potential। तो आप इसको एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट से लिख सकते हैं, मार्क करके लिख लें फ्रॉम द एक्सप्रेशंस। पहले तो दोनों स्टेटमेंट लिख लेंगे और दोनों स्टेटमेंट लिखने के बाद आप लिख सकते हैं व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इतना ही नहीं है, अगर हम यहां पे लिख दें क्या du, तो यहां पे क्या बन जाएगा dv। दैट मींस व्हाट चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट यहां पे आप लिख दें du, यानी कि du by Q2 इज इक्वल टू dv। इसके बिहाफ पे आप ये भी कह सकते हैं change in electrostatic potential energy per unit charge is equal to electrostatic potential difference। Change in electrostatic potential energy per unit charge is equal to electrostatic potential difference। ये जो आपने पॉइंट लिखा है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसका अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखें, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझे इस चीज को। अगर मान लें आप लिखें if Q1 and Q2 are either both positive or both negative, what if Q1 and Q2 are either both positive or negative, what it will be there, U will be positive, that is what will be positive। what does it mean? तो Q1 Q2 जो अगर एक जैसा हो गया तो इसका मतलब सिस्टम कैसा है, फ्री है। क्यों, Q1 Q2 को रिपेल करेगा तो सिस्टम विल बी फ्री। और उस केस में पॉजिटिव साइन का सेंस क्या है, यू आर डूइंग द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ब्रिंगिंग दोज चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। व्हाट क्या मैंने बोला, उस केस में जो पॉजिटिव साइन है वो क्या जस्टिफाई करता है, वो जस्टिफाई करता है यू आर डूइंग द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज। कौन सा चार्ज ला रहे थे, Q2 को, इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे आप लाना चाहते हैं। तो इसमें कॉन्सेप्चुअल पॉइंट में अगला पॉइंट में लिखें इफ Q1 and Q2 either are both positive or negative, it will justify the system to be a free system, it will justify the system to be a free system, and the positive sign for the work done justifies that work is done against the electrostatic force in bringing the charge from infinity to the respective point in the field, to the respective point in the field of the given charge, to the respective point in the field of given charge। अब इस केस में आपका कौन सा चार्ज लाया गया था, Q2, और गिवन चार्ज कौन सा था, Q1। इसी तरीके से if Q1 and Q2 if one of them is negative then you will get work done as negative। तो वो जो नेगेटिव जो आया that negative sign will justify, you can have what आप लिख सकते हैं the negative sign will justify about the bound system। what is the bound system, that means Q1 will bound Q2, Q1 won't allow Q2 go। जैसे एक बच्चे को माँ दूर नहीं आने देना चाहती, तो अगर आप नेगेटिव चार्ज यहाँ ले रहे हैं इसका मतलब Q1 ने Q2 को पकड़ के रखा है, सिस्टम कैसा हुआ, बाउंड। तो if Q1 Q2 if one of the charges of Q1 and Q2 is negative, you will get what work done as negative and the system as bounded। and what does the negative work done signify, the negative work done signifies that you have to do, you से मेरा मतलब external energy, we have to do you have to do the work done in shifting the charge
from infinity to from the given point to infinity. You have to work. You have to do the work done. You have to do the work against the electrostatic force in shifting the charge from the given point to infinity. इसको मैं दोबारा दोहरा दे रहा हूँ. क्या? What if one of the charges is negative? The system will be justified as bond system, BOUND, bound system, and what? And Q2 and the charge एक मिनट दोबारा से कर लें. If one of the charges is negative, the system is justified to be bound, and the negative work done justifies that we have to do the work against the electrostatic force in shifting the charge from the given point to infinity. From the given point to infinity. Right? तो ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंस हुआ. फिर इसमें एक और बहुत दो इंटरेस्टिंग पॉइंट और है जिसके ऊपर आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेगा. क्या? लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस ब्रैकेट में मोर देन 2 चार्जेस. क्यों? अभी जो हमने निकाला वो सिंपल 2 चार्ज सिस्टम का निकाला. अब मोर देन 2 चार्जेस. हालांकि उसका डेरिवेशंस आप लोगों के कोर्सेज में नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिशन्स में इसके ऊपर बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है जो हम अगले हीरो क्लास के बाद देखेंगे. क्या है आप देखिए, अगर बहुत सारे सिस्टम ऑफ चार्जेस हों तो उस केस में आपको पूरा पोटेंशियल जो लिखना पड़ता है वो लिखना पड़ता है 1/4πε0 समेशन ऑफ व्हाट यू कैन हैव Q1 Q2 upon X all pairs. Right? इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ऐसे आप अगर हमने मान लो कोई 2 चार्ज दिया Q1 Q2 सेपरेशन X है, उसका निकाला. ऐसे करके क्या करना पड़ेगा आपको? जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं सभी का लेना पड़ेगा. क्या मतलब? कहना ये चाहते हैं कैसे? अब देखिए, जैसे अगर मान लें हम 3 चार्ज का सिस्टम लेते हैं Q1 Q2 Q3, राइट? और यहां पे हम लिखते हैं R12, यहां पे लिखते हैं R23, यहां पे लिखते हैं R31. यहां पे U लिखना चाहेंगे तो 1/4πε0 Q1 Q2 by R12 plus 1/4πε0 Q2 Q3 upon R23, 1/4πε0 Q1 Q3 upon R13. क्या जस्टिफाई करना चाहते हैं? क्या? इन द सिस्टम ऑफ चार्जेस इफ यू वांट टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान दें जो भी हम बात कर रहे हैं वो इस समय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं. तो क्या है? 1/4πε0 Q1 Q2 by X. जैसे Q1 Q2 2 चार्जेस लिया, उनके बीच का सेपरेशन X. ऐसे करके आपके पास बहुत सारे टर्म होंगे, तो जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं सबका समेशन. क्या मतलब? इसका मीनिंग ये हुआ कुछ इस तरीके से, जैसे कि वो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख लें एग्जांपल. अब जैसे 3 चार्ज सिस्टम लिया हमने, तो यहाँ पे क्या है? Q1 Q2 Q3 है. तो Q1 Q2 Q3 जब हमने लिया यहाँ पे, तो अब ये है आपका R12 यानी कि पोजीशन ऑफ 2 रिस्पेक्ट टू 1. ये है आपका R23 पोजीशन ऑफ 3 रिस्पेक्ट टू 2. ये R31 पोजीशन ऑफ 3 रिस्पेक्ट टू 1. तो पॉसिबल पेयर कौन कौन सा हुआ? Q1 Q2 Q2 Q3 Q1 Q3. इधर से आप लिख सकते हैं पॉसिबल पेयर. कारण क्या है? Q1 की फील्ड में Q2 आएगा, जब Q3 को लाएंगे तो Q3 Q2 की फील्ड में भी आएगा और Q1 की फील्ड में भी आएगा. अब यहां पे एक चीज और नोटिस करने की है. क्या? देखें, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो किसी सिंगल चार्ज का नहीं होता. इट इज फॉर द होल सिस्टम. क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी does not belong to a single charge. It is for the whole system. It is for the whole system.
जैसे क्या होता है, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इनफैक्ट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए नहीं है, 11th क्लास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए भी ऐसा स्टेटमेंट दिया सकता है। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज एज इफ अ कलर स्प्रेड ऑन अ कैनवास। जैसे हम कोई पेंटिंग करते हैं तो उसमें हम कलरिंग करते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का कलर ही है, पूरे कैनवास का कलर वही होता है, पूरे कैनवास का कलर वही होता है ना। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो सिंगल चार्ज का नहीं है, इट इज फॉर द होल सिस्टम ऑफ द चार्ज। तो ये हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर द सिस्टम ऑफ चार्ज। अब यहां पे आपको एक चीज और आपकी नोटिस में लाना चाहेंगे, क्या लाना चाहेंगे, आप देखें क्या अगला जो कंसेप्शन पॉइंट है Q1 Q2 यहां डिस्टेंस पे था और यहां के लिए हमने पोटेंशियल जी क्या लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R लिखा था। ये हमारा वर्क डन भी था। आप यहां पे आप कह सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट V1 into Q2। क्यों? Q2 को लेके आए और इस पॉइंट R पे अगर Q1 का पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 by R। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में जहां पे आप इन्फिनिटी से चार्ज Q2 को लेके आ रहे हैं तो वर्क डन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू द गिवन चार्ज कौन सा Q1 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज Q2 व्हिच वी आर ब्रिंगिंग इट। यानी कि अगर इन्फिनिटी से किसी चार्ज को किसी दूसरे चार्ज की फील्ड में लेके आ रहे हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वर्क डन सीधा सीधा निकाल सकते हैं वर्क डन इनटू पोटेंशियल इनटू गिवन चार्ज। और यही चीज अगर इन्फिनिटी से नहीं ला रहे होंगे, यही चीज अगर इन्फिनिटी से नहीं लेके आ रहे किसी और पॉइंट से लेके आ रहे होंगे और वर्क डन भी कह सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। व्हाई? ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया था, इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी पे लिया था। यानी कि अगर आप इन्फिनिटी से किसी चार्ज को किसी गिवन पॉइंट पे लेके आ रहे हैं किसी चार्ज की फील्ड में तो वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट पोटेंशियल ऑफ दैट गिवन चार्ज इनटू वर्क डन इनटू द चार्ज जो व्हिच इज बीइंग ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी, which is being brought from infinity. And if that charge is being shifted from one point to another, then simple work done will be equal to what? Potential difference into the charge. Right? तो ये भी एक important relation है, यानी कि आप पोटेंशियल और चार्ज का रिलेशन ढूंढेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल टू चार्ज, और जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात आएगी तो वहां पे क्या आएगा वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। और इसी के बिहाफ में एक अक्सर एक टर्म आता है डिफाइन करने के लिए बोर्ड्स के अंदर, और इसके अलावा इतना ही नहीं है उसके ऊपर छोटा मोटा क्वेश्चन भी बनता है। देयर इज वन टर्म इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहीं से आता है। अगर आप चार्ज को कर दें 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और पोटेंशियल को कर दें 1 वोल्ट तो जो वर्क डन आएगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, वर्क डन इज इक्वल ये 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। फॉर दिस रीजन therefore 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल्स। तो आप अगले पॉइंट में लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट इज वर्क डन इन शिफ्टिंग it is the work done in shifting one electronic charge between the 2 points having the potential difference of 1 volt. It is the work done in shifting one electronic charge between the 2 points having the potential difference of 1 volt. तो ये सारी बातें हम लोगों ने देखी, शुरू किया था हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्चुअल पॉइंट से और लास्ट तक पहुंचे थे कहां पर लास्ट तक हम पहुंचे इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट तक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, और फिर हमने बीच में देखा भी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जी क्या होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जी का चार्ज के साथ क्या रिलेशन होता है। अगला जो हम लोग का क्लास होगा उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटी और एचसीएमएल लेवल का होगा, और उसके फिर हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाना शुरू करेंगे। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ हॉलो स्फेरिकल शेल जो है, जो चार्ज स्फेरिकल शेल है, हॉलो स्फेरिकल शेल, उसका हम अलग टॉपिक कंसिडर करेंगे क्योंकि कंपटीशन में बहुत आता है। बावजूद इसके कि बोर्ड लेवल पे इस बार उस टॉपिक को हटाया गया है, बट कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट बोर्ड्स में भी उसको हटाने का कोई सेंस नहीं बनता था
क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बिना हम पोटेंशियल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। एनीवे हम पढ़ेंगे साथ।